फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम समझेंगे प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद एक चार्ट पे डायरेक्शनल एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। इसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल तरीके से जब हम ट्रेड लेते हैं तो उनमें क्या कमियां होती हैं, या किसी ट्रेड को एक सही तरीके से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक चार्ट पे। इन सारी बातों का डिस्कशन हम आज के एपिसोड में करेंगे। सो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किसी चार्ट पे हम की डिमांड या सप्लाई एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अकॉर्डिंगली डिमांड के बेसिस पे हम किसी ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसी स्टॉक की बाइंग किन लेवल पे की जाती है और वो लेवल क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम उसी ही लेवल पे बाइंग करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले आइए हम नज़र डालते हैं कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस में एनालिसिस या एक बेसिक एनालिसिस क्या बोलता है, या यूट्यूब के मोस्ट ऑफ द वीडियोस या टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस हमें क्या रिकमेंड करते हैं। ब्रेकआउट पे बाय करना, सपोर्ट पे बाय करना, रेसिस्टेंस पे सेल करना, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं और कंपेयर करते हैं कि इन एक्चुअल चार्ट पे कौन से लेवल सही होते हैं बाइंग करने के लिए। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल बेसिक ट्रेड्स या बेसिक एंट्री जो होती है स्टॉक्स की वो कैसे लेते हैं, या मोस्ट ऑफ द यूट्यूब कंटेंट्स जो होते हैं वो बेसिक लेवल की एंट्री कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पहला जो हमारा एक ट्रेंड दिख रहा है, ये इस टाइप के बाइंग को हम एक ब्रेकआउट ट्रेड से आइडेंटिफाई करते हैं। इसका रूल बड़ा सिंपल सा होता है कि प्राइस किसी किसी हायर लेवल को अप्रोच करता है, नीचे से जर्नी स्टार्ट करके किसी हायर लेवल को अप्रोच करता है, और अगर एक सिंगल कैंडल के थ्रू ये इस हायर लेवल को ब्रेक कर देता है, लोग रिटेल टेलर ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं और अपने टारगेट को अकॉर्डिंगली अलाइन करते हैं। सिमिलरली दूसरा इसका शॉर्ट ट्रेड होता है कि जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में अगर है और सिमिलरली एक सपोर्ट के पास अप्रोच करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से या किसी रेड कैंडल से इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड शॉर्ट ट्रेड में अप्लाई करते हैं। उनका ये होता है कि ये ब्रेकआउट ट्रेड हमारा आगे बहुत स्विफ्ट मूवमेंट देगा। तीसरे तरह का ट्रेड अवेलेबल है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ट्रेड होता है। इसमें क्या होता है कि जब प्राइस एक प्राइस एक्शन बनाते हुए आगे बढ़ता है, इनके जो हमारे लोअर हाइज होते हैं, लोअर हाइज को एक साथ कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो हमें ये दिखाती है कि प्राइस जो है एक अप ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइन ट्रेड का प्रोसेस क्या होता है कि जब कभी भी प्राइस एक ट्रेंड में होते हुए अपने एक सपोर्ट पे पहुंचता है, ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है, वहां पे लोग बाय करते हैं और अप साइड में जो हाई हाई एरिया होता है वहां पे अपना टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। सिमिलरली इसकी शॉर्ट पोजीशन भी होती है कि जब कभी प्राइस एक चैनल से डाउन ट्रेंड में आता रहता है, अप साइड पे एक ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये डाउन ट्रेंड लाइन होती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं जब प्राइस डाउन ट्रेंड लाइन पे को अप्रोच करेगा तो वहां से हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। तो जब कभी भी वो ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड लाइन को टच करेगा, वहां से प्राइस नीचे की तरफ पुश होगा। तीसरा एक कॉमन तरीका है पुल बैक ट्रेड का भी। ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें भी एक मान लीजिए आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, या प्राइस एक्शन के थ्रू आपने अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, और प्राइस जो है अगेन एक वापस होके रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न आने के बाद किसी एक लेवल पे हम बाय करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस हमारा ऊपर जाएगा। ये कुछ कॉमन वे हैं स्टॉक को ट्रेड करने के या बाय करने के।
जो कि एक सिंपलेस्ट मैनर में मिलियंस ऑफ कंटेंट इसके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी, और गूगल पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल्दो ये सारे जो ट्रेडिंग के तरीके हैं ये गलत कहीं से नहीं हैं, बट सिर्फ इसमें डिफरेंस ये आता है कि ये सिंगल वन साइडेड एक कम्युनिकेशन आपको बताते हैं कि जब कभी भी आपका प्राइस ब्रेक होगा यहाँ से आपको ट्रेड ले लेना है, जब कभी भी आपका प्राइस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आता है यहाँ पे आपको बाय कर लेना है। सिमिलरली जब कभी भी प्राइस पुल बैक देता है तो पुल बैक पे आपको बाय कर लेना है, सो दैट आप लॉन्ग ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तरीका तो सही है, लेकिन ये सिर्फ हाफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि स्टॉक की जर्नी हमेशा डिपेंड करती है एक डिमांड या सप्लाई पे। मैं अगर एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि ये प्राइस यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है एक अच्छी कैंडल का, और मैं ये एक मुझे ये दिख रहा है कि ये प्राइस आगे जाके किसी सप्लाई को पुश करेगा, सो ये प्राइस कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। सिमिलरली मेरे को बाय यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ, सो क्या यहाँ पे मेरी कोई डिमांड अवेलेबल है या भी नहीं है। सिंपल एक कैंडल के ब्रेकआउट से ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो प्राइस जब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए बोला जाता है। ऑल्दो यहाँ पे जब प्राइस अप्रोच कर रहा है, सो हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर कोई डिमांड या बाइंग एरिया है या नहीं है। आप अगर रैंडम इस ट्रेड को बाय कर लेते हैं विदाउट बाइंग डिमांड या विदाउट एनी एनी जोन, सो आपके चांसेस ये हैं कि आपको एंट्री देने के बाद प्राइस और नीचे चला जाए, क्योंकि इसका डिमांड कहीं नीचे हो सकता है, तो तब तक आपको अपने ट्रेड में लॉस दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं पुल बैक ट्रेड की बात करूं तो प्राइस जब नीचे आ रहा है, सो नीचे आते वक्त प्राइस ने ऑलरेडी आपका एक अप ट्रेंड बना रखा है। अप ट्रेंड बनाने के बाद प्राइस एक करेक्टिव मूवमेंट दे रहा है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि करेक्टिव मूवमेंट के बाद वापस एक इम्पल्सिव मूव हमें मिलता है। लेकिन वो इम्पल्सिव मूव मुझे कहाँ से मिलेगा ये किसी को मालूम नहीं होता है, और ये करेक्टिव मूव आपका किसी की एरिया से ही स्टार्ट होता है, ना कि किसी रैंडम एरिया से। आप यहाँ के 50% पे, 60% पे, 80% पे आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अनलेस यहाँ पे कोई आपका डिमांड अवेलेबल ना हो। सो आज के एपिसोड में हम आगे समझेंगे कि की डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप की डिमांड या सप्लाई एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो चार्ट पे आपको ट्रेड लेना थोड़ा आसान हो जाता है, आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। सो आइए समझते हैं कि ये की डिमांड एरिया या की सप्लाई एरिया क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम पहले ये जानेंगे कि जब मेरा प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, सो प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद चार्ट भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि अब हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड में आ रहा है या डाउन ट्रेंड में आ रहा है। गाइस कभी भी आप ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट मत लीजिए, यानी कि जब जैसा कि आपका प्राइस अगर अप ट्रेंड है तो कभी भी अप ट्रेंड में शॉर्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते हैं कि मैं यहाँ से सेल कर दूं और यहाँ तक का मैं टारगेट रख लूं। सिमिलरली जब प्राइस नीचे आ रहा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेल ट्रेडर्स के साथ होता है, जब प्राइस गिरने लगता है ऑलमोस्ट 10% 15% करेक्ट हो जाता है, तो लोगों के अंदर एक ये सेंटिमेंट आ जाता है कि प्राइस ऑलरेडी 20% कम हो गया है, सो अभी ये स्टॉक खरीदने लायक हो गया है, क्या इसे खरीद लिया जाए। ऑल्दो हमें ये नहीं पता है कि प्राइस जब 20% करेक्ट हो चुका है, सो 20% के बाद और भी 20% करेक्ट हो सकता है, बिकॉज अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, सो वो डाउन ट्रेंड से उसमें बाइंग तभी आ सकती है जब स्टॉक वापस से अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर ले। यही एक डिफरेंस होता है नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स का, जो सेंटिमेंट के बेसिस पे स्टॉक को बाय करते हैं। आपने किसी स्टॉक को बाय तो कर लिया 20% डिस्काउंट पे, आपके पास पेशेंस भी है, आप 20 का 30% भी देख रहे हो, लेकिन आपका वो ट्रेड सही एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक सही और बेटर ट्रेड उसे ही बोलते हैं कि जिस प्राइस लेवल से आपने बाय किया, आपका प्राइस आपके एक्सपेक्टेड लेवल के तरफ ही मूवमेंट दे, इंस्टेड ऑफ वो रुक जाए या अपोजिट साइड जाए उसके बाद ऊपर जाए और हम अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटिस्फाई कर लें कि हाँ हमने ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है। सो स्टॉक मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट्स कभी काम नहीं करते।
चलिए आइए समझते हैं कि चार्ट हमें कब इंडिकेशन देता है कि प्राइस अब बाय किया जाए, और बाय किया जाए तो किस स्पॉट पे या किस जगह पे बाय किया जाए, उन सारी बातों पे हम नज़र डालते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रेकआउट ट्रेड के सही तरीके को। जैसा कि हमने बात की कि ब्रेकआउट ट्रेड एक ऐसे ट्रेड के तरीके को बोलते हैं जहां पे जब कोई हाई प्राइस लेवल किसी सिंगल कैंडल से ब्रेक होता है तो वहां पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं विद एक्सपेक्टेशन कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। ये प्राइस हमारा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है कि ये प्राइस आगे बढ़ते वक्त किस एरिया को अप्रोच कर रहा है। यानी कि अगर प्राइस ऊपर पहुंच रहा है और ऊपर पहुंचते वक्त कोई हमारी एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में कैंडल की एनाटॉमी को समझा, जिससे कि हमें ये समझ में आया कि किसी कैंडल की अपर साइड विक, अगर प्राइस उस अपर साइड विक को अप्रोच करेगा सो वहाँ से एक रिजेक्शन का चांस है। अगर मैं एक सिंपल मैनर में बात करूं कि ये प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद आगे बढ़ता है और पास्ट में यहाँ पे कोई एक बड़ी अपसाइड रिजेक्टेड कैंडल अवेलेबल होगी तो प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। अकॉर्डिंगली ये ब्रेकआउट मेरा फेल हो जाएगा और प्राइस यहाँ से जर्नी देने के बाद, यहाँ से कुछ थोड़ा सा ऊपर जर्नी देने के बाद प्राइस वापस नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसा कि हमने बात किया कि जब प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, हम ऊपर से उस रिजेक्शन एरिया को एक सप्लाई जोन समझ सकते हैं कि वहां पे एक सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन कैसे एस्टेब्लिश होता है ये हम आगे समझेंगे, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब कभी भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करके फर्दर एक्सीड करता है या फर्दर आगे बढ़ता है, वो प्राइस किसी सप्लाई से रिजेक्ट होकर वापस आने का भी एक क्वालिटी रखता है। सिमिलरली जब प्राइस उस सप्लाई से रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद वो प्राइस हमेशा एक डिमांड की तरफ अप्रोच करेगा। अगर ये प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये तब तक नीचे की तरफ तब तक ये मूव करेगा जब तक कि हमें कोई यहाँ पर फ्रेश डिमांड अवेलेबल ना हो। अब मोस्ट ऑफ केसेस में मैं बोलूं कि 70-80% केसेस में ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट ट्रेड जो हैं वो फेल होते हैं इसी रीज़न से, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं कॉमन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड को समझते हैं और ये एक ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं। अब ब्रेकआउट पे एंट्री तो हमने ले लिया, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये प्राइस किसी सप्लाई की तरफ जा रहा है या ये प्राइस ने जहां से भी जर्नी स्टार्ट की क्या वहां पे कोई डिमांड एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। बस एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। इसका रिजल्ट यही होता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे अप्रोच करता है। ये तब तक ये प्राइस नीचे की तरफ अप्रोच करेगा जब तक कि किसी डिमांड को फुलफिल ना कर ले। अकॉर्डिंगली चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि हमारा ट्रेड लॉस की तरफ बढ़ेगा या हमारे स्टॉप लॉस को ले जाएगा। आगे हम स्टॉप लॉस पे भी अच्छे से बात करेंगे। सो ये ब्रेकआउट लेने का सही तरीका क्या है? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही अच्छे से, पिछले दोनों एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि चार्ट पे प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि चार्ट पे एक अप ट्रेंड प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक हम स्टॉक में किसी तरह की बाय को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। स्टॉक बिना अप ट्रेंड के बाय नहीं करते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम प्राइस का ट्रेंड या प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करें। अगर मैं इस सिंपल लाइन चार्ट को समझता हूं तो यहाँ से प्राइस ने एक लो स्टार्ट किया, यहाँ से प्राइस की जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट इम्पल्सिव मूव कंप्लीट होता है। उस फर्स्ट इम्पल्सिव मूव के बाद हमें एक करेक्टिव मूव देखने को मिलता है। उस करेक्टिव मूव के बाद फर्दर प्राइस फिर से इम्पल्सिव मूवमेंट स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके इस कैंडल के थ्रू इस इम्पल्सिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव पिछले लेवल को ब्रेक कर देता है। हमारे सारे रूल्स और क्राइटेरिया अप ट्रेंड के मीट कर रहे हैं या प्राइस एक्शन के मीट कर रहे हैं। इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव और एक और इम्पल्सिव मूव सब्जेक्ट टू ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस हाई। अब मेरा प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो गया,
प्राइस एक्शन क्या एस्टेब्लिश हुआ? अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि प्राइस ऊपर साइड मूव कर रहा है। तो क्या स्टॉक हमें बाय करना है या नहीं करना है? सो इस सिचुएशन में हम स्टॉक को ऐसे ही एनालाइज करेंगे कि प्राइस जब ब्रेक करता है किसी लेवल को, तो ब्रेक करने के बाद क्या प्राइस के ऊपर या जिस लेवल पे वो अप्रोच कर रहा है, क्या वहां पे कोई सप्लाई है या नहीं है। हम उस सिचुएशन को लेते हैं, मान लीजिए कि ये प्राइस एक ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है जिसके ऊपर साइड पे कोई भी सप्लाई अवेलेबल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में ये अक्सर देखा गया है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाके एक फ्रेश सप्लाई जनरेट करता है, एक सब फ्रेश सप्लाई क्रिएट करेगा, उसके बाद ही प्राइस उसके बाद उसे ब्रेक करके आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमने क्लियरली पढ़ा कि प्राइस जब तक कि ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। प्राइस ने ये करेक्टिव एक्शन दिया, फिर आपका इम्पल्सिव मूवमेंट दिया, मेरा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया। अब मेरा जब एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया तो करंट मेरी जो ये मेरा जो मूवमेंट था ये इम्पल्सिव बन गया। इस इम्पल्सिव मूवमेंट के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे एक और करेक्टिव मूवमेंट की। उस करेक्टिव मूवमेंट के बाद ही जब दोबारा एक इंपल्सिव मूव बनेगा, तब हमारा दूसरा ट्रेंड एस्टेब्लिश होगा। एक ट्रेंड हमारा ये एस्टेब्लिश हो गया, दूसरा ट्रेंड हमारा ये एस्टेब्लिश हो गया। इस सिचुएशन में अगर प्राइस ने पिछले हाई को ब्रेक किया है, देयर इज अ चांस कि प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस से एक करेक्टिव मूव स्टार्ट करेगा। वो करेक्टिव मूव कितना, किस लेवल तक होगा, या इसी कैंडल का इस इंपल्सिव मूव की रेंज में कहां तक होगा, ये डिपेंड करता है कि क्या इस इंपल्सिव मूव के डाउन साइड में या इसी रेंज में कहीं पे कोई डिमांड अवेलेबल है या नहीं है। आई होप इस प्राइस एक्शन के प्रोसेस को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि जब कभी भी मेरा प्राइस एक कंपल्सिव मूव देता है, एक करेक्टिव मूव देता है, उसके बाद फिर एक इंपल्सिव मूव देता है, हमारा एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाता है। ऑब्वियसली ये ट्रेंड हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस अब ऊपर साइड मूवमेंट देगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्राइस एक्शन, प्राइस कभी भी एक सिंगल वे में मूवमेंट नहीं देता है। वो हमेशा अप मूवमेंट के बाद थोड़ा करेक्टिव, फिर अप मूवमेंट, फिर थोड़ा करेक्टिव, फिर अप मूवमेंट, ऐसे करके ये प्राइस ऊपर चढ़ता है। जब कभी भी ये लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे बाय करना मोस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये प्राइस ब्रेक होने के बाद अगर आप यहाँ बाय करते हैं, देयर इज अ चांस कि प्राइस आगे जाके एक करेक्टिव मूव दे। करेक्टिव मूव जब स्टार्ट होगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा उस ट्रेड से एग्जिट करने का, या छोटे से प्रॉफिट पे या छोटे से लेवल को अचीव करने के बाद, सेल्फ सेटिस्फैक्शन अचीव करने के बाद आप उस ट्रेड से निकल सकते हो कि हाँ मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया। ऑल्दो एक अच्छा ट्रेड क्या होता है, एक अच्छे ट्रेड की क्वालिटी क्या है, इन सारी चीजों को हम आगे आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे ब्रॉडली। फिलहाल हम आते हैं ये ब्रेकआउट ट्रेड पे। जब अभी भी ये प्राइस ब्रेक होता है, हमें वेट करना है कि प्राइस अपने एक करेक्टिव मूव को स्टार्ट करे। जैसा कि हमने इस लाइन चार्ट पे क्लियरली इंडिकेट किया कि प्राइस ने एक इंपल्सिव मूव, एक करेक्टिव मूव, एक इंपल्सिव मूव बनाया। अभी मेरा प्राइमरी इंपल्सिव मूव ये हो गया है, और इसके बाद हम एक करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट करेंगे। ये करेक्टिव मूव इस प्राइमरी इंपल्सिव मूव की रेंज के अंदर ही रहेगा। हमने पिछले एपिसोड में बहुत ब्रॉडली इस पॉइंट को डिस्कस किया। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले एपिसोड को एक बार फिर से देखें। प्राइस जब किसी लेवल पे जाके अपना करेक्टिव मूव स्टार्ट करता है, ये करेक्टिव मूव कब स्टार्ट होगा, या हम कब आइडेंटिफाई करें कि मेरा करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गया है। क्या मेरा प्राइस हाई बनाने के बाद एक लो कैंडल बना देता है, एक रेड कैंडल यहाँ पे बना देता है, तो क्या वी एज्यूम कि ये एक करेक्टिव मूव है? इसका जवाब है नहीं। इन सब चीजों का राज छिपा है हमारे प्राइस एक्शन में। जैसा कि हमने बात किया कि एक प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। यहां पे हमारा एक मेजर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब प्राइस ने करेक्टिव मूव या नीचे साइड मूवमेंट स्टार्ट किया, वो करेक्टिव मूवमेंट भी एक ट्रेंडिंग मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि जब प्राइस नीचे मूव करेगा, वहां पे एक इंपल्सिव मूव के अंदर एक नया इंपल्सिव मूव स्टार्ट होगा, उसके बाद एक करेक्टिव मूव, उसके बाद फिर से एक इंपल्सिव मूव इसी रेंज के अंदर अगर क्रिएट करता है, तब हम ये
समझेंगे कि प्राइस एक्शन हमारा करेक्टिव मूवमेंट का एस्टेब्लिश हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब प्राइस ने यहाँ से टॉप बनाया, ये ग्रीन कैंडल, ये प्राइस एक्शन यहाँ से टॉप पर पहुंची, टॉप पर पहुंचने के बाद एक हमारी ये रेड कैंडल दिखाई गई है। अभी ये रेड कैंडल बनने के बाद हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि ये एक करेक्टिव मूवमेंट है। हो सकता है इसके बाद एक ग्रीन कैंडल फिर से बन जाए और प्राइस ऊपर चला जाए। सो एक ग्रीन कैंडल या सॉरी एक रेड कैंडल बनने पे हम ये मान सकते हैं, अपना बायस बना सकते हैं कि प्राइस जो है करेक्टिव मूव स्टार्ट किया है, लेकिन करेक्टिव मूव एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। करेक्टिव मूव एस्टेब्लिश होने के लिए हमारा पहला तरीका है कि हम सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करें। जैसा कि यहाँ पे एक सैंपल एग्जांपल दिया है कि ये मेरी एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद अगली कैंडल ने सारे प्राइस एक्शन अपने पहली कैंडल से लो साइड बनाए, ओपन हाई लो क्लोज सारा कुछ जो है पहली कैंडल से लो है। सो यहाँ पे मेरा एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्राइस ने फिर कुछ अपसाइड मूवमेंट दिया, क्योंकि ये तीसरी कैंडल ने पहली कैंडल से सारे प्राइस एक्शन अपसाइड कर दिए। इसलिए हम इस इम्पल्सिव मूव के अगेंस्ट इस अपसाइड के मूवमेंट को एक करेक्टिव मूव मानेंगे। और फोर्थ कैंडल जब मेरी ये बन रही है, सो मैं देख पा रहा हूं कि ये फोर्थ कैंडल पिछली सारी कैंडल के प्राइस एक्शन से लो बन रही है। सो यहां पे मेरा एक करेक्टिव प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है इस लेवल पर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। जब कभी भी प्राइस एक करेक्टिव मूव एस्टेब्लिश कर लेता है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसकी जर्नी पिछले इंपल्सिव मूव के लो तक आ सकती है। सिमिलरली जब प्राइस करेक्टिव मूव देता हुआ एक ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन के साथ करेक्टिव मूव देता हुआ नीचे की तरफ मूव करता है विद इन रेंज ऑफ दिस कैंडल, तब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जब कभी भी वापस से एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर ले या अप ट्रेंड स्टार्ट कर ले, तब हमारा प्राइस वापस से पहले वाले प्राइस एक्शन से अलाइन हो जाएगा। यहां पे हमारा पहला मूवमेंट क्या था, एक इंपल्सिव था, दूसरा हमारा करेक्टिव था। अभी दूसरा प्राइस एक्शन या दूसरा इंपल्सिव मूव कब एस्टेब्लिश होगा, जब हम एक छोटा प्राइस एक्शन वापस से अप ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसको भी सिमिलर वे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मानो यहाँ पे मेरा एक लास्ट रेड कैंडल बनी या ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मेरा ये प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हुआ, वापस से एक नया इंपल्सिव मूव विद इन दिस इंपल्सिव और करेक्टिव। अभी इसी करेक्टिव के अंदर मेरा जो अगला इंपल्सिव मूव बनेगा और करेक्टिव मूव बनने के बाद वापस से इंपल्सिव मूव बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्राइस वापस से अप ट्रेंड की तरफ अलाइन हो गया। ये मेरा अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन था या इंपल्सिव मूव था, ये मेरा करेक्टिव मूव हुआ। अभी इसी करेक्टिव मूव के अंदर वापस से मुझे एक फ्रेश इंपल्सिव मूव एस्टेब्लिश होता दिख रहा है। सो यहां से हम मानेंगे कि मेरा दूसरा इंपल्सिव मूव एस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन कंफर्म वो नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा, जब मेरा ये प्राइस एक्शन आगे मूव देते हुए इस लेवल को ब्रेक कर देगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल को, मेरे पिछले हाई के लेवल को ब्रेक करता है, तब हमारा वापस से अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है चार्ट पे। सो हमें अपने ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन तभी करना है जब प्राइस वापस से एक अप ट्रेंड अलाइन कर ले। मैं इसको समराइज करूं तो जब कभी भी हम चार्ट पे प्राइस को एनालाइज करना शुरू करें, तो उसका पहला स्टेप होगा कि हम प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करें, एक इंपल्सिव, एक करेक्टिव एंड वापस इंपल्सिव मूव। अभी मेरा ये प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा प्राइस अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जब कभी भी मेरा एक प्राइस एक्शन अप ट्रेंड का आइडेंटिफाई हो जाएगा, सो हम फर्दर एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नया करेक्टिव मूव स्टार्ट हो। करेक्टिव मूव स्टार्ट जो होगा वो एक लेटेस्ट इंपल्सिव मूव की रेंज के अंदर ही होगा और उस करेक्टिव मूव में भी अपने खुद का प्राइस एक्शन होगा। फर्दर प्राइस करेक्टिव मूवमेंट देते हुए
जब कभी भी वापस से एक फ्रेश अप ट्रेंड एस्टेब्लिश करता है या अपसाइड का ट्रेंड एस्टेब्लिश करता है, सो हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि प्राइस वापस अप ट्रेंड अलाइन हो गया है और वापस से नया इम्पल्सिव मूव शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंगली प्राइस आगे बढ़ता है और पिछले हाई को जब ब्रेक कर देगा, सो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि मेरा दूसरा अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो गया। हमारा पहला अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, अभी दूसरा प्राइस एक्शन ये इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ये इंपल्सिव मूव होने के बाद यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। सो आई होप कि प्राइस एक्शन को फिर से हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि प्राइस में बाइंग तभी करनी है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड के बाद एक करेक्टिव मूवमेंट आए और एक करेक्टिव मूवमेंट के बाद वापस से जब मेरा अप साइड का मूवमेंट या अप साइड की जर्नी स्टार्ट करें, तब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन से स्पॉट होंगे, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ब्रेकआउट ट्रेड जो है हमारा सक्सेसफुल कब होगा। जब कभी भी हमने जैसे पहले बात की कि जब कभी भी एक प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद जब फ्रेश करेक्टिव मूव स्टार्ट होता है और उस फ्रेश करेक्टिव मूव के बाद एक फ्रेश करेक्टिव मूव के अंदर ही नया एक अप ट्रेंड का प्राइस एस्टेब्लिश होता है, हम वहां पे अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। इसके साथ साथ ये जो फ्रेश लेटेस्ट ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है या अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है इस करेक्टिव अप ट्रेंड के अंदर, ये मुझे इंडिकेट करता है कि अब ये जो लेवल मेरा हाई था ये 110% ये आपका ब्रेक हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट कि ये जब कभी भी प्राइस एक्शन इस तरह के मूवमेंट के बाद वापस से अपने सेम मूवमेंट को अलाइन करता है और उस अलाइनमेंट को विद इन करेक्टिव मूव एस्टेब्लिश करता है, हमारा इंडिकेशन यहाँ पे हो जाता है कि अब ये लेवल जो है या ये जो मेरा हाई है ये श्योरली ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था ब्रेकआउट का कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एक ब्रेकआउट ट्रेड लेने की जगह पे हम वेट करें कि प्राइस एक करेक्टिव मूव दे, करेक्टिव मूव देने के बाद वापस से अपने अप ट्रेंड को अलाइन करे। वहां पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका ट्रेड अपसाइड मूव करेगा और ना केवल अपसाइड मूव करेगा बल्कि अपसाइड के इस सप्लाई या इस हाई को श्योर शॉट ब्रेक कर देगा। इसका कुछ एग्जाम्पल हम रियल चार्ट पे भी आगे देखेंगे। आइए क्विकली समझते हैं कि ये वाला इम्पल्सिव मूव का अप ट्रेंड किस वजह से एस्टेब्लिश होता है या इस अप ट्रेंड के एस्टेब्लिश होने का कारण क्या है। जैसा कि हमने बात की कि मेरा पहला वाला जो इम्पल्सिव मूव है, उस इम्पल्सिव मूव के अगेंस्ट एक मेरा करेक्टिव मूव स्टार्ट हुआ। वो करेक्टिव मूव ऑब्वियसली एक ट्रेंडिंग करेक्टिव मूव है जो कि प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ मूव कर रहा है और हमने ये भी मालूम है कि ये करेक्टिव मूव इस इम्पल्सिव मूव की रेंज के अंदर ही एक्सटेंड होगा। लेकिन ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा और उसके बाद किस लेवल से वापस से अप ट्रेंड को अलाइन करेगा, ये डिपेंड करता है कि इस इम्पल्सिव मूव के अंदर कहां पर डिमांड अवेलेबल है। जहां कहीं भी इस इंपल्सिव मूव के अंदर डिमांड अवेलेबल होगी, ये करेक्टिव मूव वहां तक ही एक्सटेंड करेगा और उस डिमांड को अप्रोच करते ही वापस साइड पे एक नया ट्रेंड एस्टेब्लिश करेगा या नया प्राइस एक्शन दिखाएगा। अभी ये डिमांड किसी इंपल्सिव मूव के अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं। इस केस में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्राइस जब करेक्टिव मूव देता हुआ किसी डिमांड को अप्रोच करेगा, उस डिमांड को अप्रोच करने के बाद या टेस्ट करने के बाद वापस से अप ट्रेंड अलाइन कर देगा या कि दूसरे डिमांड को अप्रोच करने के बाद वापस से अप ट्रेंड अलाइन करेगा। इन सारी चीजों को, इन सारी छोटी छोटी चीजों को हम आगे आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। ट्रस्ट मी, इस टाइप के चार्ट एनालिसिस से आप चार्ट को रियल एनालिसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको एडवांस में ही सारे प्राइस एक्शन का आइडिया मिलेगा
कि प्राइस आगे क्या करने वाला है, अकॉर्डिंगली आप एक अच्छे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो को या इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप बार बार रिपीट करके समझें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है सो प्लीज अपने कमेंट हमें शेयर करें। वीडियो के कमेंट में डाल के आप अपने क्लैरिफिकेशन को पूछ सकते हैं, या ग्रुप में हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको हर तरह का क्लैरिफिकेशन बहुत ही इजी मैनर में मिल सकता है। आइए आज डिस्कस किए हुए टॉपिक को हम रियल चार्ट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल, जब हम रियल चार्ट पे आते हैं तो सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सो प्राइस एक्शन के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें एक इंपल्सिव मूव आइडेंटिफाई करना है। सो अगर हम अपने इंपल्सिव मूव का स्टार्ट यहाँ से शुरू करते हैं, सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमें कंटिन्यूअस हायर हाइस प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इस कैंडल तक एक्सटेंड हुआ है। सो हम इस प्राइस एक्शन को अपना फर्स्ट इंपल्सिव मूव मान सकते हैं। अकॉर्डिंगली इस इंपल्सिव मूव के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमें एक करेक्टिव मूव भी दिखा। करेक्टिव मूव का रीजन और लॉजिक क्लियर है कि इस हाई प्राइस के बाद हमें अगली दो कैंडल्स जो हैं लोअर प्राइस बनाते हुए दिखी। इस करेक्टिव मूव के बाद वापस हमें प्राइस अपसाइड मूवमेंट देते दिख रहा है। उसका लॉजिक भी क्लियर है, क्योंकि फर्दर कैंडल्स ने सारे प्राइस एक्शन हाई साइड बनाना शुरू किए हैं। सो ये मेरा सेकेंड इंपल्सिव मूव का स्टार्ट हो गया। अकॉर्डिंगली ये सेकेंड इंपल्सिव मूव एक्सटेंड होता हुआ अप टू दिस पॉइंट पहुंचा, और यहां पहुंचने के साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि इस इंपल्सिव मूव ने पिछले हाई को भी ब्रेक कर दिया। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो गया। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक अप ट्रेंड के प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम जो लेटेस्ट हमारा एक इंपल्सिव मूव होता है, उस इंपल्सिव मूव के बाद ऑलवेज एक करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट करते हैं। सो इस इंपल्सिव मूव के बाद हमें चार्ट पे क्लियरली एक करेक्टिव मूव बनता हुआ भी दिख रहा है, जो कि करेक्टिव मूव लिमिटेड है अप टू दिस इंपल्सिव मूव की रेंज तक, यानी इस रेंज के अंदर ही हमें एक करेक्टिव मूव भी होते हुए दिख रहा है, जो कि यहां पे आके रुकता है। ये करेक्टिव मूव वापस से अपसाइड मूवमेंट दिखाना शुरू करता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वापस हमारा एक इंपल्सिव मूव शुरू हुआ है। ये इंपल्सिव मूव चूंकि हमारे करेक्टिव मूव की रेंज के अंदर ही है, सो इस पहले इंपल्सिव मूव की प्राइस एक्शन को हम स्टार्ट ऑफ इंपल्सिव मूव बोल सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम इस प्राइस एक्शन में भी एक करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट करेंगे, और ये हम देख पा रहे हैं कि एक करेक्टिव मूव आगे हमें फिर से दिखा, क्योंकि इस हाई के बाद अगली कैंडल ने सारे लो प्राइस एक्शन बनाए। अभी ये करेक्टिव मूव के बाद हमें फिर से दो कैंडल एक अपसाइड मूवमेंट बनाती हुई दिखी, जिसने कि इस पिछले हाई को ब्रेक कर दिया और ये कंफर्म किया कि विद इन करेक्टिव मूव हमारा अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन रीअलाइंड हो गया। सो अगर आपको याद होगा तो हमने पहले डिस्कस किया कि जब कभी भी किसी प्राइस एक्शन में प्राइस करेक्टिव मूव के बाद वापस से अप ट्रेंड को अलाइन कर देता है या अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर देता है, सो वहां पे हमें एक की रिजल्ट मिलता है। वो ये मिलता है कि ये प्राइस का इंपल्सिव मूव जो है पिछले हाई को या पिछले इंपल्सिव मूव के हाई को ब्रेक कर देगा। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये प्राइस एक्शन हमारा एस्टेब्लिश हुआ, प्राइस ने सेम डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट किया और इस हाई को ब्रेक करके प्राइस को एक्सटेंड किया अप टू दैट लेवल। सो अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं कि जब हमने चार्ट में एनालिसिस किया, सो एक चार्ट पे होने वाले सारे प्राइस एक्शन को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया। अभी इस तरह के प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम अपने इंपल्सिव मूव के अंदर, किसी भी इंपल्सिव मूव के अंदर की डिमांड एरिया को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, की डिमांड एरिया क्या होता है, और सप्लाई किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट एपिसोड में कैप्चर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा, और अगर आपको इस टॉपिक का कंटेंट पसंद आया, कुछ इंटरेस्टिंग लगा,
सो प्लीज़ कंटेंट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल्स की डिटेल भी शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन के की कंटेंट को हम कैप्चर करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम समझेंगे प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद एक चार्ट पे डायरेक्शनल एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी स्टॉक किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। इसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल तरीके से जब हम ट्रेड लेते हैं तो उनमें क्या कमियां होती हैं, या किसी ट्रेड को एक सही तरीके से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक चार्ट पे। इन सारी बातों का डिस्कशन हम आज के एपिसोड में करेंगे। सो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।